नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। रोजगारी का संकट इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि 45 करोड़ से अधिक भारतीय तो अब जॉब की तलाश ही नहीं करते और इसी को लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ वासुदेव पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर प्रकाश जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार ये स्पष्ट बताया गया कि 45 करोड़ से अधिक जो भारतीय है वो तो अब जॉब की तलाश ही नहीं कर रहे, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद ही खो बैठी है कि उन्हें जॉब मिल पाएगी। में जो हमारा भारत देश की समस्या जो अभी 2-3 सालों में जो निर्माण हुआ है वो बेरोजगारी का निर्माण बहुत खतरनाक है। और युवा धन जो है हमारे देश का वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। या सरकार जो है वो रोजगारी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। आज भी जो दरिया कांठे पे लड़ाई इतनी, इसके पहले भी तो क्या तो युवा धन जो है उसको सरकार कहीं ना कहीं ये ड्रग्स आ रहा है इसके अंदर डीआरआई, फिर दूसरी एजेंसियां है, कस्टम एजेंसी है, ईडी है और जो एटीएस से कहीं ना कहीं नजर आती है कि बार बार यह हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा युवा धन है वो दिशा शून्य कर दिया है सरकार के संयोगों ने या कुदरती संयोगों ने। बेरोजगारी का हाल बहुत खराब है। मैं स्टेटमेंट पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर स्वरूप ले चुकी है। और आगे जो युवा धन है ये बड़े घोषणा जो भी करती है, कांग्रेस के टाइम में भी होती है, भाजपा के टाइम में भी होती है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो अत्यंत बहुत ही चौंकाने वाली परिस्थिति जो है बेरोजगारी की है। और शिक्षा की समस्या है, शिक्षित बेरोजगार है वो सबसे बड़ी समस्या है। अशिक्षित बेरोजगार हो तो बराबर है, तो शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलती है, घर का पूरा नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं युवा धन गलत रास्ते पे जा रहा है, ये बात निश्चित हो चुकी है। लेकिन सरकार भी जो है वो कोई विरोध करने से पहले आंदोलन होते थे, अभी ऐसा हो गया कि सुबह के शाम तक हमको रोटी कमानी है तो आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं देते। कांग्रेस के टाइम में इतना तो था कि प्रजा विरोध कर सकती थी, आंदोलन हो सकते थे। कुछ कांग्रेस की भी गलतियां हुई होगी, मिसाग लगाया या कुछ इकोनॉमी अपने आर्थिक कटौती नहीं, लेकिन इंटरनेट आंतरिक कटौती जो लगाई इंदिरा गांधी ने तो गलतियां हुई। लेकिन अभी बिन घोषित इमरजेंसी हो ऐसा प्रजा महसूस कर रही है और युवा धन तो ऐसा समझता है कि आज़ादी के बाद की गुलामी में हम फिर जी रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है। और जो ये बेरोजगारी के कारण मानसिक रोगों की मनोवैज्ञानिक क्या है वो भी बढ़ी हुई है, आत्महत्या के बनाव बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए सरकार को जो शिक्षित बेरोजगारों को तो रोजगारी देनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है चल पाए। जी बिल्कुल, आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि न्यू इंडिया का न्यू नारा हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। देखिए जल्पा जी के माननीय राहुल गांधी जी अभी क्या है कि फिलहाल अपने जैसे बोलते हैं ना फ्री टाइम में कुछ नहीं कर पाते। जैसे 5 राज्यों में उनको हार की शिकस्त मिली। माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी के बारे में अच्छा लिखना चाहते थे, लेकिन उनकी वो एक सांस्कृतिक उनका है वो लक्षण बोलते हैं जिसको कि उनकी वो नेटिव होती है, उनका जो फैमिली फंडा होता है वो रहता है कि वो मोदी जी के बारे में कुछ भी लिखना चाहे, लेकिन उनको पता नहीं उनकी वो बोलते हैं ना कि उनके फैमिलियर ऐसा है कि बस वो कुछ भी आप देखिए कि लिखना कुछ अच्छा चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिखा बेरोजगारी। मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको ये लिखना चाहिए था कि 75 ईयर में ऐसा महायुग, ऐसा महापुरुष
कभी आने वाला नहीं है। और आज जो हमारा भारत देश अच्छी दिशा में है, हमारे प्रकाश जी ने एक अच्छी बात बोली कि आंदोलनकारियों को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है, जैसे पुराने में ऐसा मिलता था। तो प्रकाश जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आंदोलनकारियों को इतनी छूट मिलती है कि दूसरी पार्टी के वहाँ तोड़फोड़ कर सकते हैं। आप देखा है कि कभी ये पॉलिटिकल का स्तर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने कभी एक दूसरे के पार्टी के खिलाफ कभी कुछ तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन आज स्तर आप देखिए, आप देखिए, फिर जेल भी तो गए, वो भी तो बतला ही है। हाँ जलपा जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हाथ में लेगा, आप देखिए कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ये बिगाड़ने में तुले है, तो आप देखिए कि कोई भी फिर हमारा ये पश्चिम बंगाल तो गुजरात ऐसे ही बन जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सारी अच्छी जगह है कि जहाँ पे एक लेवल पे राजनीति होती है। आज देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कार्यकर्ताओं की हत्या खुलेआम, बड़े नेता हो या छोटा कार्यकर हो, तो आज वो लेवल है। फिर भी वहाँ पे एक विपक्ष के तौर में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे रूप में आई है। और आप देखिए कि इतने वहाँ पे सेवा यज्ञ किया है, हमारे इतने कार्यकर्ता ने वहाँ पे काम किया है कि आज वहाँ पे हम लोग विपक्ष में बैठे। तो ऐसे ही माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने एक अच्छे लेवल पे हर एक फैक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगारी हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी आप कोई भी लेवल ले लीजिए, कि किसानों का कोई भी प्रश्न ले लीजिए, हर एक में देखिए 17 साल 75 ईयर्स उन्होंने बोला है। वो अच्छी बात है कि 75 ईयर्स में वो नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने जो इतना पूरे भारत को इतना से खलास कर दिया, उनकी पूरी फैमिली राजनीति में आए। और आप देखिए कि आज भी उनके अच्छे कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, एक अच्छे जो आज़ादी के टाइम पे उनके साथ थे, आज उनके बच्चों को, आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को आज वो पूछने ही नहीं जाते। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये उनको याद रखना चाहिए कि ऐसा महापुरुष माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी कभी आएंगे नहीं, और उनको लिखना थोड़ा सुधरना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी वो नवरे बैठे कुछ भी लिख लेते हैं। ट्विटर से क्या जलपा जी राजनीति चलती है, क्या पार्टी चलती है? ट्विटर से एक अच्छी न्यूज होता है। भाजपा को काफी कुछ मिला है वैसे नीलेश जी। जी, ये बात तो माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा वहाँ पे माध्यम लिया है, पॉजिटिव माध्यम लिया है, कभी किसी की बुराई नहीं की। कुछ होता है रिएक्शन, आप देखिए कि एक अच्छा रिएक्शन मिलता है, लेकिन ये कुछ ट्वीट करके निकल जाते। वहाँ कहाँ थे 5 राज्य में? मैं आपको एक भी को मैं बताऊं कहाँ थे, उनका कोई भाषण नहीं दिखा है, कहीं पे वो दिखे नहीं थे। हाँ, बहना आई थी, लेकिन बहना भी क्या करके चली गई पता नहीं, कहाँ पे सीट कुछ नहीं आई। 5 राज्य, पंजाब राज्य था वो भी छोड़ चुके। तो जलपा जी ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जहाँ पे थी आज तो वहां से आगे हो गई। बेरोजगारी का रिपोर्ट जो सामने आया है वो चिंता का विषय तो। जी, मैं मूडीज की बात करूं, मूडीज का रिपोर्ट अभी जी प्रकाश जी आता हूँ, प्रकाश जी आता हूँ मैं। बोलिए आप बोलिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा कहने का लक्ष्य ये था कि प्रजा की आंदोलन जैसे नवनिर्माण आंदोलन हुआ या दूसरे आंदोलन होते थे, अभी प्रजा की राजकीय आंदोलन की बात नहीं करता। राजकीय आंदोलन में तो बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी आती है उसको सीधा जो है डरा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन प्रजा की आंदोलन में भी ये होता है, देखो राजकीय है वो बात अलग है, लेकिन प्रजा का आंदोलन सत्य के साथ होता है, वो सत्य के मार्ग पर होता है। मैं प्रजा की बात कर रहा हूँ, तो प्रजा के आंदोलन देखो। अभी 2 दिन पहले नवनीत राणा और उसके हस्बैंड को जैसे वो धारासभ्य है वहाँ की, और वो सांसद नवनीत राणा, आप देखिए कि हनुमान चालीसा के जुल्म में उनको जेल में डाल दिया। आप बोलिए वो कैसा हो सकता है? आप देखिए कि कैसे हो सकता है? जाहिर किया कि जिसमें कुछ चाय कॉफी वगैरह पिया जा रहा था। नहीं, आप देखिए कि राजद्रोह, हनुमान चालीसा बोलने में राजद्रोह होता है, तो ये खत्म ही हो गई बात कि हनुमान चालीसा आप किसी के घर में या कहीं पे भी आप नहीं पढ़ सकते। तो ये तो ऐसा हुआ कि भाई आजान ये सब हो सकता है और हनुमान चालीसा में राजद्रोह लगता है। तो आप देखिए कि ये कैसा टाइम आ गया है। और ये महाराष्ट्र में माननीय स्वर्गीय बाला साहेब ने जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प कहाँ पे है? आज उनका भतीजा वो काम आगे ले जा रहा है, राज ठाकरे मान्य श्री। तो वो ये अच्छा होने की बात है। लेकिन आप देखिए कि राजद्रोह ऐसे हो सकता है, तो ये मैं नहीं, ये ऐसा उन्होंने कुछ तोड़फोड़ वहां पे कुछ नहीं किया, भगवान का नाम लेते हैं और उसमें राजद्रोह लगता है। तो आज तक मैंने ऐसे ही कभी भारतवर्ष में कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि वो ब्रिटिश में था कि उसके पहले वो मुगलों में के राज में चलता था। लेकिन हमारा अभी ये तो आप देखिए कि हनुमान चालीसा पूरा खत्म हो गया कि कोई हिंदुस्तानी अगर धर्म के नाम पे कुछ बोलता है तो उसको जेल में डाल देंगे। प्रजा बिन सांप्रदायिक शासन चाहती है। जी,
आपकी और ऐसा मेरा दीपचंद जी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के ओर से भी ट्वीट था जिसमें लिखा गया था कि देश में बढ़ती बेरोजगारी से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, और उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 45 से करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम की तलाश ही छोड़ दी है। और साथ ही उन्होंने ये लिखा कि करोड़ों रोजगार का सपना दिखाकर युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाले लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने हैशटैग भी किया था कि बेलगाम बेरोजगारी। आदरणीय जल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। देश में बढ़ती बेरोजगारी में स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम की तलाश ही छोड़ दी है। और बीजेपी ने करोड़ों रोजगार का सपना दिखाकर युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने का काम किया है। आज का युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार है। वह नौकरी ना मांगे, इसलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझाया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, लेकिन भाजपा के उद्योगपति मित्र लगातार अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जल्पा जी, जिस मोदी जी की ये बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, इन्होंने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, लेकिन सभी जगह इनके चुनिंदा जो उद्योगपति हैं, जैसे अंडानी हो गए, अंबानी हो गए, रिलायंस हो गए, उन्होंने खुदरा व्यापार उनको दे दिया है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा सोलंकी भाई, अभी आप गुणगान गा रहे थे राहुल जी के, क्योंकि आपकी तो खाना पचता ही नहीं है जब तक तो राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेंगे। अंबानी और ये अदानी पे ही अटकती है। राहुल जी का केस चल रहा है, राहुल जी की बात चल रही है के युवा खत्म करें, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। और 50 साल से सबसे ज्यादा ये मतलब बेरोजगारी का भारत देश है, इस पे आपने एक शब्द नहीं अदानी जी ने कहा किया है, अंबानी जी ने किया है ट्वीट। लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। हमने जब हमारी सरकार थी, हमने 27 करोड़ लोगों को उभारा था। आपने क्या करा? आज 80% लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। आपको सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी के नाम से आपका अगर देश का उद्धार होता हो तो मैं भी राहुल गांधी जी का, मैं मोदी जी का नाम लेना उचित समझूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सोलंकी भाई, इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है, ठीक है? देश की जनता ने चाय बेचने वाले को एक देश सौंपा और उसको उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये थोड़ी कहा था कि आप ये चलाने के साथ साथ, आप चाय बेचने के साथ साथ देश के संसाधन को बेची, तो इस पर आप क्या जवाब दोगे? सारे संसाधन तो 5 सालों में आपने कितनी रोजगार दिया, कितने लोग, आपके पास कोई आंकड़ा है? आप सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, आपको देश चलाने के लिए 135 करोड़ लोगों ने दिया था। आपको ये कोई कहा था कि आप इस देशों के संसाधनों को बेच खा जाओ? आप जो अभी कह रहे थे जल्पा जी, आज ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत मतलब विश्व गुरु बनने के लिए कगार पर है। और मेरे भाई अभी तक पार्टी और राहुल गांधी पर ही अटके हुए हैं। सोलंकी भाई साहब, आपकी 7 साल के अंदर सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है। आप मुझे किसी भी राज्य चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने, कोई शहजादा नहीं बन सकता है, कोई ऐसा लॉन्डलेट नहीं बन सकता है। गांधी फैमिली में ऐसा कौन है प्रधानमंत्री बनने के लिए? अरे प्रधानमंत्री तो ठीक है, कोई अध्यक्ष तो बदल के दिखाए। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, वो भारत में ही बनता है। और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक छोटा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। जय शहजादा कोई नहीं बन सकता, शहजादा तो वो फैमिली के बाहर भी नहीं आ सकता है। तो उसको मालूम क्या होगा गरीबी क्या होगी। राहुल गांधी जी को गरीबी क्या होगी मालूम कैसे होगा? दीपचंद जी मुझे बताइए। अगर मैं आपके परिवार पर आ गया तो बख्शा उधेड़ दूंगा भारतीय जनता पार्टी की। हमें पता है बोलिए ना, लेकिन बोलिए ना। राहुल गांधी के बिना आपका काम नहीं होता। आपसे ये पूछा, अरे लेकिन ट्वीट क्यों करते हैं? मैंने तो ट्वीट पे जवाब दिया है। पर ट्वीट पे नहीं, आपको राहुल गांधी पे नहीं, उनके मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मैं वही मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ जल्पा जी। ये कुछ भी होता है तो ट्वीट किया है राहुल जी ने, तो राहुल जी पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने ये किया है। लेकिन उनकी सुई जाती है अंबानी पे, अदानी पे, तो पता नहीं कि उनकी सुई कहाँ जाती है। अरे जो काम है वो कीजिए ना, आप जनता के बीच में जाइए। बड़ी मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे काम किया है, बड़ी बातें नहीं, काम किया है, इसीलिए बातें करते हैं। नीलेश जी आपकी और भी आएंगे, बोल लेने दीजिए उन्हें। आपको पता है संविधान का मतलब क्या है? रोजगार, बताइए, नहीं बताइए।
कि लोगों को झूठे वादे नहीं चाहिए। जिस तरह मोदी जी 7 साल से झूठे वादे कर रहे हैं। आपकी सरकार आई थी 2014 के अंदर, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस वादे का? आज महंगाई आपको नजर नहीं आ रही, आज महंगाई आपको डायन अप्सरा दिखाई दे रही है। इस पर जवाब नहीं दोगे आप? सिर्फ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस परिवार, अरे भाई कांग्रेस परिवार वो परिवार है जिसने देश की आजादी के लिए और देश से पहले भी बलिदान दिया। आप बताओ, आपके कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने या किसी नेता ने बलिदान दिया हो तो मुझे बताओ। बैठकर बातें करना अलग चीज है, देश चलाना अलग चीज है। नहीं, मैं आपने लिस्ट सारे देता हूं। संसाधन बेच, मैं लिस्ट देता हूं आपको, बोलिए, आप बोलिए। वो आपसे रोजगार मांगता है तो आप उन पर लाठीचार्ज करते हो। ठीक है आपकी और वासुदेव जी यहाँ पर आना मैं यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आज बेरोजगारी के मुद्दे पर। ठीक है दीपचंद जी, आपकी ओर भी लौटेंगे, आपकी और यहाँ पर वासुदेव जी आना चाहूंगी, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि 2017 और 2022 के बीच देखा जाए तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो जो 46% है उससे घटकर 40% हो गया है। ऐसा है कि देश में जिनको काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, 90 करोड़ के आसपास होंगे। इसमें से 45 करोड़ यानी आधा, 45 यानी 90 का आधा होता है। आधा जो पॉपुलेशन है इस देश का, इनको आज जॉब नहीं है, तो ये सवाल बेरोजगारी का है। रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं। तो रोजगारी क्यों नहीं है? महात्मा गांधी जी ने बताया था कि बाजार और राज्य, इनका जितना भी हस्तक्षेप बढ़ेगा, ये जितना भी इनका रोल बढ़ेगा, इतनी ये जो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी से महंगाई भी बढ़ती है। तो ये जो बाजार का जो हस्तक्षेप है, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं लागू हुई है कि धनपति जो होता है, पैसे वाला होता है, वो ज्यादा पैसे वाला हो रहा है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, क्योंकि इनकी रोजगारी छीनी जा रही है। कौन छीन रहा है? बाजार छीन रहा है ना। तो बाजार को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। बाजार में होता क्या है अभी, तो क्या है कि इस देश में दो क्षेत्रों में लोग बट चुके हैं, एक असंगठित है और एक संगठित है। संगठित क्षेत्र वाले हैं, इनके पास 5 चीजें हैं, टेक्निकल जानकारियां है, संपदा है, धनराशि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है। ये जिनके पास है वो पैसे कमा सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनको रोजगारी नहीं मिल रही, क्योंकि देश में जो पॉलिसी, जो राज्य का जो रोल है कि देश में जितना भी खपत है, मान लीजिए हमारा जो पीपीपी है, परचेज प्राइस जो है, ये पैरिटी जो है, वो 1,000 लाख करोड़ है। यानी हमारा जीडीपी 200-250 लाख करोड़ में खत्म हो गया है। तो हमारे यहाँ देश में जिन प्रोडक्शन की आवश्यकता है, इनका प्रोडक्शन बढ़े, ऐसी कोई जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं को लेकर कानून बनने चाहिए। राज्य वो भी कर रहा है। राज्य क्या कर रहा है कि धनपति लोग ज्यादा धनपति बने, ऐसी प्रवृत्तियां हो रही है। लाखों करोड़ तो बैंकों में से घोटाला करके पैसे ले जाते हैं। इनका जो है वो सरकार इनके लिए कोई स्टेप नहीं ले रही है, लोग भाग रहे हैं। बैंक है 3 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे दिया। तो उद्योजकों के लिए जितने भी स्टेप लिए जाते हैं, इनके लिए न कोई बैंक को रिजर्व बैंक बोलता है, न कोई इकोनॉमिस्ट बोलता है, और किसी इनको रोजगार की आवश्यकता है, इनके लिए कुछ सरकार राज्य कुछ करती है तो तुरंत कहता है इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये जो फॉल हो जाएगा। तो ये जो सारी जो स्थितियां है, राज्य का जो रोल है वो रोल है, और बाजार को लूटने की छूट मिली है। ऐसे मुद्दे हैं कुल मिलाकर कि जो रोजगारी बढ़ाने के लिए जो चीज करनी चाहिए, वो जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बातें क्या हो रही है, रोजगारी नहीं है। मान लीजिए भूखमरी है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है पूरी दुनिया में हम 140 से आगे बढ़ चुके हैं। इनके लिए जो चुनाव हो रहा है ना, चुनाव की बात करते हैं लोग, सरकारें बनती है, इनमें इन मुद्दों के जिक्र पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। चुनाव जो लड़े जा रहे हैं और वो तो सेंसिटिव मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। इसलिए कोई ये कह दे कि बेरोजगारी है, इसलिए फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, वो लॉजिक ठीक नहीं है।
चुनाव यदि आप इस मुद्दे पर लड़ते हैं, रोजगारी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, अपना हैप्पीनेस इंडेक्स के मुद्दे पर जो चुनाव जी होते हैं, वो तो ठीक है कि इन मुद्दों पर वोट हो रही है और ये जो जो सत्ता जो है, जो राज्य है, वो ठीक कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे देश में ये जो मुद्दे पहले से ये हो रहा है, तो ये जो सारी बेरोजगारी वाली जो बात है, तो कुल मिलाकर परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ गया है और महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। और महंगाई बढ़ाने के लिए जो मुद्दे है ना, महंगाई क्यों बढ़ती है? तो करखोरी है, रिश्वतखोरी है, जी सूदखोरी है, किरायाखोरी है, बिचौलिए है, विज्ञापन है, ब्रांड के नाम पर लूटा जा रहा है, गुणवत्ता के नाम पर लूटा जा रहा है, जी संग्रहखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, वायदे का व्यापार हो रहा है, मुनाफाखोरी हो रही है। ये राज्य का विषय है, इनको रोकना चाहिए। राज्य रोकता नहीं है, लूटने की खुली छूट दे रखी है और फिर कहते हैं सरकार तो हमारी बनती है। तो फिर सरकार बनती है, बनाइए आप सेंसिटिव मुद्दे पर सरकार बनाइए, लेकिन ये जो खुले बाजार में बाजार लूट रहा है, इनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य की जिम्मेवारी है। वो राज्य नहीं निभाता है तो वो दोषी है, इसलिए राज्य का दोष है। और जी जो इनको खुली छूट दे जा रही है और राज्य खुद लाखों करोड़ रुपए उद्योजकों को दे रही है, तो कैसे रोजगार बनेगा? और आज जो सिस्टम चल रहा है ना, पैसे से पैसे बन रहे हैं ना। मान लीजिए ये जो शेयर बाजार है, फिर ये जो 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 कॉइन वाले जो मामले बाजार में आ रहे हैं, जो वायदा बाजार है, जहां एक पैसे का भी आप कहीं कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, पैसे से पैसे कमाएंगे, इनको बढ़ावा देंगे, तो यही होने वाला है। इसलिए सरकार जो आज कर रही है ना, जी वो बताया, कांग्रेस वाले ने बताया, अपने जो है राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने भी बताया कि सरकार जो जिसको चलाना चाहिए वो बेच रही है, या आप चला नहीं पा रहे हैं तो सरकार क्यों बना रहे हो? यदि आप चलाना नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि जो चीजें हम बेच रहे हैं ये क्यों क्यों भलाई के लिए है, रोजगार इसमें कैसे बढ़ेगा? तो कोई भी व्यक्ति बाहर से आते, मान लीजिए जो निवेश आ रही है बाहर से कोई निवेश करता है तो क्या हमारी भलाई के लिए करता है? क्या खुद कमाने के लिए आ रहा है? बाहर से जो जितने भी लोग यहाँ कंपनियां आ रही है, ये कंपनी आकर क्या कर रही है कि लूट कर हमारे देश में से लूट कर पैसे ले जा रही है। तो यहाँ का जो राज्य है, वो राज्य को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो अपना कारोबार, अपना खुद का कारोबार खड़ा करें, इनके आधार पर प्रोडक्शन बढ़े तो देश का मुनाफा देश में रहे। अभी तो हो क्या रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन मुनाफा तो देश में नहीं रह रहा है। यहाँ की जो इंटेलिजेंट, जिनको हम कहते हैं, जो पढ़ने लायक जो बच्चे हैं, सारे विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो सरकार को, राज्य को सोचना चाहिए कि यहाँ के बच्चे रोजगार के लिए, सेटल होने के लिए लाखों की संख्या में विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ तो कोई नहीं आता है। तो ये जो सारे विषय है, इन विषयों को लेकर जब तक मतदाता है इन विषयों को लेकर मत नहीं करेगा, तब तक तो हम डिबेट करते रहेंगे और वो बेरोजगारी में रोजगार होते जाएंगे, भूखमरे में मरेंगे, आपघात करेंगे। ये सारी चीजें चलती रहेगी जब तक अपने खरे मुद्दे पर मतदाता वोट नहीं करेगा। यदि नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो खुद का कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, संविधान में प्रावधान है। तो जब तक ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार अपनी रोजगारी के बारे में सोचने वाले को प्रीफर नहीं करेगा, तब तक यही हाल रहेगा। आप सोच लीजिए 50% लोगों के पास रोजगार नहीं है, देश का भविष्य क्या होगा? तो ये देश बर्बाद हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। विकास तो कोई ओवरफ्लाई हो जाता है, कोई अच्छा रोड बन जाता है, कोई अच्छा रिवर बैंक बन जाता है, कोई स्टैच्यू बन जाता है, इसके विकास थोड़ा होता है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हेल्थ का सुविधा मिलना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, इनकी मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। उन्हें पूर्ति के आधार पर वोट नहीं हो रही है, ये समस्या है। तो दोषी तो मतदाता भी है, बेरोजगार लोग भी है, राज्य भी है और बाजार भी है, सब दोषी है। लेकिन सबसे पहले दोष में से निकलने के लिए रास्ता जहां पर खुलता है वो मतदाता से खुलता है। तो मतदाताओं को खुद अपना रास्ता खोलना पड़ेगा। ये जो राज्य में बैठे लोग हैं, जो सत्ता बनाते हैं, वो तो खुद लूट करने के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मिलकर सारे लूट रहे हैं, बाजार लूट रहा है और राज्य इनको सपोर्ट कर रहा है। तो लोगों को ध्यान में आना चाहिए, पहले से ये होना चाहिए था, लोगों को इस विषय के बारे में एजुकेट करना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिशियनों ने किया
इसलिए समाज का दोष नहीं है, लेकिन निकलने का रास्ता मतदाता के पास से ही निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। आपके और प्रकाश जी आना चाहूंगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें अभी इंडिया के तो वो है 7.9%। अगर अर्बन का देखते हैं तो 9.1 आता है और रूरल में देखते हैं तो 7.3%। तो इतनी सारी जो बेरोजगारी की समस्या है, जो अंक बताए आपने, उस अंकों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो सरकार चल रही है, उसे इनको मत मिलता है, वो सिर्फ जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे मतदाता मत करता है। ये मतदाता को अब उनकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, तो शिक्षित बेरोजगार है। जिस देश का बचपन भूखा है उस देश की जवानी क्या होगी। अगर बचपन में ही देखो, मैं आपको बताऊं, सोलंकी साहब से भी ध्यान में केंद्रित करता हूं कि आप स्कूलों में जाइए और पहली कक्षा से राइट टू एजुकेशन चालू होता है और तीसरी कक्षा तक तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है। अभी समझो कोई स्कूल में 2 लाख रुपया फी है, 1 लाख फी है, उसको सेकंड एक अच्छी स्कूल वाले ने उसके पेरेंट्स को 1 लाख रुपया दे दिया कि उसको 8वीं तक उसको मुफ्त पढ़ाना है, तो 13,500 सरकार देती है। तो यह ड्रॉप आउट वेरी जो शिक्षा का अंक है वो क्यों बढ़ता जा रहा है कि जो फर्स्ट में आरटीआई लिया, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, वो थर्ड स्टैंडर्ड तक तो वो बच्चा होता ही नहीं। मैं ग्रैंड पेरेंट हूँ, ग्रैंड पेरेंट की मीटिंग में जाता हूँ कई जगह पर, तो ग्रैंड पेरेंट में कोई आरटीई का ग्रैंड पेरेंट दिखता ही नहीं है। तो हम पूछते हैं स्कूल वालों से, भाई ये गए कहाँ बच्चे? बोले पहली में दिया और फिर हमने जांच करी उसकी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसमें ऐसा मिला किसी को 50,000 स्कूल वाले ने दे दिया बुला करके, इसको लाख रुपया दे दिया प्रलोभन, और वो उसको उसको छोड़ के चले गए। आप एक सर्वे कीजिए कि 1 से 8 जो गरीबों को शिक्षा देने की प्रणालिका है उसमें तीसरी कक्षा से बच्चे है ही नहीं। चौथी में ढूंढने जाओ आरटी के बच्चे मिलेंगे ही नहीं, 5वीं में मिलेंगे। तो उनको पैसा देकर के जो अमीर आदमी है वो गरीबों पर शासन करता है, गरीबों का शोषण करता है। तो जो अमीर अमीर बढ़ता जा रहा है। बैंकों का मैं सोलंकी साहब से पूछूंगा कि गुजरात राज्य में 80 बैंकें बंद हुई और जिसने डिपॉजिट दिया उसको 1 लाख ही बीमा मिला। 2001 से 2004 तक 80 बैंकें बंद हुई, 1 लाख रुपया मिला सोलंकी जी। तो उसमें प्रजा का सिक्योरिटी क्या? कोई देश में ऐसा नहीं। अभी 5 लाख किया है बीमा का देने का, कि 25 लाख होगा तो बैंक उड़ जाओगे तो 5 लाख मिलेगा। प्रकाश जी ये मुझे ये 1,4,20 बोलिए, से किया। प्रकाश मैं जी ये जो बात प्रकाश जी मुझे ये बोलिए कि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे, उसके उनके बाद राजीव गांधी आए, फिर मनमोहन जी आए, तब क्या पके 50 लाख अकाउंट में थे तो 50 लाख देने का था नॉर्म्स, ये मुझे नहीं बोलिए। नहीं, मैं आपको बताऊं जब वो 1 लाख से 5 लाख किए माननीय वड़ा नहीं, प्रधान 1 मोदी लाख जी से के शासन में, तो आप ये क्यों, वो आपका क्यों प्रश्न किया? हर बार ये होता है और मैं इस पे मैं आपको जवाब देता हूं कि हर बार मैं नहीं, आपको इसमें ये उनका बोलता कोई हूं। डिफॉल्टर है कि वो डिफॉल्टर भाग गए देश से, तो पैसा पब्लिक सेक्टर का है। इसलिए सरकार ने जो है, जो आपने बताया प्रश्न कि जो डिफॉल्टर भाग गए उसको पकड़ने में सरकार असमर्थ क्यों है। कांग्रेस में भी भागे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। आजादी के बाद 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मैं आपको बताऊं, राजाओं का सालाना बंद हुआ, लेकिन जो प्रजा को जो चाहिए वो खुद नहीं मिला। उस समय 30,000 देते थे, मैं ये भी बोलता हूँ कांग्रेस के शासन में बीमा। फिर उसके बाद जो चंद्रशेखर के टाइम में हमारे देश का सोना गिरवे रखा गया था। अभी हमारी उससे भी खराब पोजीशन है कि हम विदेशी कर्जा लेकर के चल रहे हैं और उसका ब्याज का भुगतान प्रजा के माथे पे पड़ रहा है, वो बेरोजगारी है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था, वो एक कंपनी थी, अभी तो मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी हमारे देश में आ गई है। जो अंग्रेजों ने जो शासन किया था उसको हम प्रणाम करते हैं, कि अंग्रेजों को प्रणाम करते हैं। अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, गुलामी की जंजीरों में रखा। फिर उसके बाद जैसे इधर ऑक्टोबर की मुगल साम्राज्य थी, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने बोला कि हम आएंगे तो हम ऑक्टोबर हटाएंगे। भाजपा ने भी बोला आएंगे ऑक्टोबर हटाएंगे। गई गुजरात में वो आंदोलन हुआ, उसमें हम भी आंदोलन में थे। फिर मोदी जी ने हमको बुलाया कि भाई ऑक्टोबर का विकल्प बताओ।
विकल्प भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ा हुआ था उसको कम करने के लिए प्रजा की आंदोलन किया, उसमें तो सफलता मिली। वो मोदी जी का एक सीएम थे, उनका अच्छा वलन था राज्य के प्रति, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की गलती होती है उसका शिकार प्रजा बनती है। जैसे सोनिया गांधी ने कहा कि मौत के सौदागर, तो उनको मुद्दा मिल गया, और मुद्दा मिल गया उसको पकड़ के चले, लेकिन प्रजा का क्या, एनकाउंटर हुए, उसके मुद्दे पे सोनिया गांधी को मौत के सौदागर नहीं बोलना चाहता था, तो और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाते। उसमें कांग्रेस अभी जैसे दीपचंद जी ने कहा बताया कि चाय वाला वो प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उससे उसका क्या है कि जो शासक पक्ष को या कोई भी पक्ष को उसका मुद्दा मिल जाता है। तो कांग्रेस की ये भी गलती है दीपचंद जी, कि बोलने में नियम रखना जरूरी है प्रजा के हित में, और उसका जो बोल जाते हैं उसको फिर वो सामने वाला पक्ष पकड़ के चलता है, रखा टर्निंग आ जाता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो रोजगारी की है, लोगों को शिक्षा देने की है। शिक्षा होगी तो बेरोजगारी कम होगी, लेकिन शिक्षा होने के बावजूद भी खर्चा होता है डिग्री लेने में, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। तो आदमी को, जो युवा दल को आत्महत्या करने के सिवाय या ड्रग का व्यापार करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता है, इसलिए वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। ये मेरा कहना है सोलंकी जी, कि बैंकों की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल, रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड खलास हो चुका है, अपने कर्जा लेकर के कब तक देश को चलाएंगे, यह मेरा कहना है। और वास्तविक सत्य बात है, मैं कोई पार्टी का फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन पब्लिक की बात में ही, प्रजा का जो वॉइस ऑफ पब्लिक है उसके बारे में बात करता हूँ। इतने सारे डिफॉल्टर चले गए और फिर भी बैंकों की लोन जो जरूरतमंद इंसान है उसको नहीं मिल पाती है। अब देखिए, हम पब्लिक लाइफ में बैठे हुए हैं, जाहिर जीवन के साथ आप भी हैं, हम भी है। वासुदेव भाई ने भी कहा कि बैंकों में इतना सारा घाटा चल रहा है, उसको कुछ न कुछ अंकुश करने के लिए सरकार को लेना चाहिए। यदि मोदी जी को रॉबिन हुड बनना है तो मैं एक ही रास्ता आपके ये के न्यूज के माध्यम से मोदी जी को कहूंगा, रॉबिन हुड ने क्या किया था, अमीरों का धन लेकर के गरीबों को दिया, वो दो बात खत्म हो जाती है, उनका नाम भी हो जाएगा और हमेशा भारत की प्रजा उनको याद करेगी। मैं ये संदेश मोदी जी के लिए के न्यूज के माध्यम से देना चाहता हूँ, और रॉबिन हुड बने, अमीरों का धन लेकर के गरीबों को दे दे, उसको अच्छा शासक बोलेंगे। जी बिल्कुल। जो चल पाए। जी बिल्कुल। आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अगर अभी की बात करें तो वो दर कहीं ना कहीं 7.9% है। अगर हम अप्रैल 2021 की भी बात कर ले तब भी कुछ 7.97% ही था। जी, मैं आपको बोलूँ जल्पा जी के दो साल हमारे कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था अच्छा, पूरी वैसे दुनिया नीलेश की। जी आपने कोरोना दिखाया है, एक और यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हाँ। अगर हम 1 फरवरी 2016 का भी अंक देखें इंडिया का, तो वो 7.99% नहीं, मैं आपको ये देखिए, आप CMIE मेरी शायद जूमिंग कर सके तो देखिए कि 2021 से हमारा जो था फरवरी का, उसका दर आया है 6.57 है। तो आप देखिए कि कोरोना के बाद हमारा जो ऐसा था कि पूरी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हो गई थी, फिर भी हाँ, मुझे मालूम है कि शायद कोरोना में दिखाई दे रहा है 2016। जी, मेरे पास भी ये है। आप देखिए ये एक प्रतिष्ठित चैनल नहीं भेजा है, देखिए हाँ, तो उसमें ऐसा है जल्पा जी कि 2 साल कोरोना में शायद वैश्विक महामारी थी, तो हम समझते हैं कि जहाँ पे सप्लाई डिमांड सब वहाँ पे एकदम शून्य होता है, तो वहाँ पे कहीं पे भी रोजगारी बढ़ती है। लेकिन आप देखिए कि रोजगारी, माननीय स्वर्गीय हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी बोला था कि मोंघवारी एक हमारा विकास का एक साइकिल है, हमारा एक चक्का है, वो चलना ही चाहिए। तो दीपचंद जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर मुझे वासुदेव जी की बात याद आई कि विकास कैसे होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ब्रिज बनता है तो लाखों मजदूरों को मेहनताना मिलता है, उनको रोजगारी मिलती है। सीमेंट ज़्यादा लगता है, सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा मिलता है, उसमें जो रोजगारी करते हैं उनको ज़्यादा
रोजगार मिलता है, स्टील उसमें यूज होता है, तो स्टील में जितना ज़्यादा रोजगारी मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा तो ये विकास उनको मालूम नहीं कि बड़ा ये विकास कैसे होता है। दूसरी बात कि हमारे जैसे बाहर की कंपनी आती है तो बाहर की कंपनी ऐसी नहीं कि वो आके फिर वो पर डे वो डॉलर कमा के चली जाए, ऐसा नहीं होता है। बाहर की कंपनी आएगी तो हमारी स्थानिक में वहाँ पे वो उसका प्लॉट लगाएगी, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, आजू बाजू के लोगों को वहाँ पे रोजगारी मिलेगी। जो भी उसका हमारा एक नॉर्म्स रहता है कि भारत में कोई कंपनी आती है तो भारत में एक प्रतिशत जितना उसका जो नक्की होता है वो प्रतिशत हमारे इंडियन गवर्नमेंट को वो पे करता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है कि पूरे नॉर्म्स भारत सरकार में जितने भी नॉर्म्स आते हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से बाकी का प्रॉफिट वो लेती है। लेकिन सबसे पहले कोई कंपनी अगर बाहर से आती है तो इंडियन रूल्स के हिसाब से भारत का जो तंत्र होता है उसमें उसको नॉर्म होना पड़ता है। और अब देखिए कि हमारे जो जैसे प्रकाश जी ने बोला कि काफ़ी सारे लोग दिवाला करके निकल गए, डिफॉल्टर निकल गए, तो प्रकाश जी आपने देखा नहीं होगा कि जो लोग भाग गए हैं ना उनकी सब प्रॉपर्टी जब्त हुई है। कोई भी माफिया हो या कुछ भी कोई भी गैंगस्टर हो या कोई भी डिफॉल्टर हो, उनकी सबकी प्रॉपर्टी जितना लिया है ना उससे आधे से ऊपर हमारे भारत सरकार ने उसको उसकी प्रॉपर्टी सील कर दी है। तो वो आप नहीं गिनेंगे। हाँ, मैं अभी आपको बोलूं कि बोरिस हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए थे तो हमारे देखिए ये सब बातें ऐसी होती है कि शायद कॉन्फिडेंशियल होती है कि बाहर नहीं आती, फिर भी मैं आपको बोलूं कि एक परिपत्र बाहर आया था कि उसमें भी ये नीरव मोदी का जो था वो भी वहां से कॉन्सिलेंस हुआ था और ब्रिटेन के वड़ा प्रधान जी ने विश्वास दिया था कि उसका जो भी होगा वो उसको भारत में लाया जाएगा उसके नॉर्म्स के हिसाब से, उसको न्यायतंत्र के हिसाब से। तो प्रकाश जी, भारत के देश का एक भी रुपया अगर बाहर गया है तो सूद समझ वापिस आएगा और जो भी डिफॉल्टर है, जो भी माफिया है, जो भी है, उनकी प्रॉपर्टी को वसूल किया जाएगा। तो माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी इसमें पीछे नहीं है। आपको पता नहीं है कि बैंक में अगर डेब्ट जो रिकवर नहीं हो पाती है तो फिर उसे वहां पर से हटा दिया जाता है रिकॉर्ड पे से। मर्ज हो गई बैंक के, उसका जलपा जी ऐसा नहीं है। जलपा जी मैं आपको बोलूं कि अगर देखिए कि कोई भी शायद मैं आपको एक गैंगस्टर का नाम लूं, क्या गैंगस्टर अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट में था वो बाहर चला गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी आज भी मुंबई में उसको डिपोर्ट किया जाता है, उसके वो पूरा उसका हराजी होता है और वहाँ पे वो वसूल किया जाता है। बात करें लेकिन वहां तक मैं समझ रही हूँ जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मुंबई से लगता है, जो मुंबई के लिए भी जाना जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज क्या हो रहा है वो भी आपको तलाश करनी चाहिए। गवर्नमेंट नाकाम है, वहाँ की गवर्नमेंट आप देखिए हनुमान चालीसा के पीछे पड़ी है, वरना वहाँ पे फडणवीस जी थे जी, वहाँ पे फडणवीस जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप देखिए वहाँ पे कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी दाऊद हो या कोई भी हो, वहाँ पे जो असामाजिक तत्व थे उनके घर पे वो हमला किया था और उनके प्रॉपर्टी। लेकिन आप देखिए कि वहाँ की सरकार निकम्मी है, वो हनुमान चालीसा के पीछे पड़ी है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनके नवाब मलिक आज देखिए क्या है, वो कमिश्नर को उगरानी देते थे 100 करोड़ चाहिए। ऐसे तो इनके गठबंधन वाली सरकार है, तो दीपचंद जी इसमें कुछ नहीं। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो उनको बुरा लगता है, लेकिन एक शहजादा है वो आगे कभी नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि वो पूरे उसने कभी देखी नहीं है गरीबी। दीपचंद जी तो आप देखिए कि चाय वाला प्रधानमंत्री वो मेहनत करके आ गया है, लेकिन वो साहबजादे को मालूम नहीं पड़ेगा वो कौन सा स्टेशन है जहां मोदी जी ने चाय दी थी, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग करा ताकि देश का भला हो सके। पर वो आज तक रेलवे स्टेशन नहीं मिले चलाई थी, लेकिन राहुल गांधी जी है ना पूरे देश को चलाते हैं उनके लोगों के पैसे से। तो आप ये मत भूलिए 45 करोड़ लोग ने अब जॉब की उम्मीद छोड़ दी है। मुद्दे पर आ जाइए। जी जलपा जी, यहाँ पे बेरोजगारी दर घटा है, बिल्कुल नहीं घटा। 2016 की बात कर ले 7.99%, अभी की भी बात कर ले एम्प्लॉयमेंट रेट 7.90%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से जी मैं उसी का ग्राफ आपको दिखा रही हूँ। आप मार्च के बाद का देखिए 2021 के बाद जो हमारा जो था, मैं तो आपको 2016 और दो दिन मैं आपको जलपा जी मैं भी आपको बोलता हूँ, मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मूडीज का रिपोर्ट आया था, तो मूडीज के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो दर था वो अच्छा हुआ है। और मैं आपको बोलता हूँ कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें से 42 हमारे देश में जो आता है उस पर असर हुआ है। तो आप ये भी मत भूलिए, हमारे जो बाकी के हैं उनको भी वो बोलना चाहिए कि बाकी की जो अभी जो महंगाई बढ़ी है तो उसका वो कारण है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा। कोरोना अभी मार भूले आपने सिर्फ एक दिखाई देगा। हवाला लेकर
अपने लोगों की जेब पे डाका डालने का काम करा है सिर्फ। अरे सर, आप तो वो पैसा सब बाहर जाते थे, आप कश्मीर के दूसरी गवर्नमेंट को देते थे, आप वो भूल जाते हैं, लेकिन वो देश का पैसा आप देते थे। आज देखिए माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने 317 का खत्म करके वो पैसा वापस लाए, तो वो पैसे का इस्तेमाल होता है। आपकी गवर्नमेंट जैसा नहीं था कि भ्रष्टाचार को जन्म किसने दिया? दीपचंद जी, वो भ्रष्टाचार को नाबूद नहीं हो सकता, लेकिन उसको कम किया है, दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। उसको आपने कभी देखा? कोरोना काल के अंदर भी हर देशवासी नहीं हुआ। देश को बढ़ाने के लिए और देश के विकास के लिए सबने चंदा दिया था। और वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, वो प्राइवेट फंड है। आपने कभी देखा खोल के बारे में पता करा फंड कहाँ गया? आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है फंड कहाँ गया? आप बताइए ना, टीवी के न्यूज के माध्यम से बताइए कहाँ गया। आपके पास रिपोर्ट हो तो बताइए। आपको दिया है कांग्रेस पार्टी नहीं, को नहीं, दिया है। आपको मालूम होगा तो आप बताइए ना। क्या इससे पहले महामारी नहीं आई थी क्या? अरे दीपचंद जी, हनुमान चालीसा पे आप रात रो लगाते तो बाकी के जितने भी है हमारे प्रजा के लोग, वो कैसे विश्वास करेंगे? आपको शायद कभी आगे भी नहीं आने देंगे। आपको, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी को जितना भी है इसमें आप बोलिए, आप इधर उधर की बातें मत करिए, इधर उधर आप पगले झगड़े लग जाते हैं। कर रहा हूँ, आपने जो मुद्दा लिया ना उसमें जवाब दिया है मैंने। 7.9% जो अभी दिखा रहे हैं, अगर उन्हें ही जिम्मा सौंप दे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं चलो मान भी लेते हैं कि अगर जान हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती, तो कुछ रोजगार भी मिल जाएगा। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले हैं 7.9% उन्हें लगा देते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा, या उनसे PIL करवा ले सुप्रीम कोर्ट में। अरे बोलिए नीलेश जी, एम्प्लॉयमेंट देना है या जलपा जी, नहीं? मैं बोल रहा हूँ, जलपा जी मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 साल हमारे कोरोना का जो टाइम था वो गया। उसके बाद सप्लाई डिमांड पूरा हमारा शून्य हो गया था। फिर से हमारे, मैं गुजरात में बैठा हूं तो मैं गुजरात की बात करता हूं कि हमारे पूर्व CM रूपाणी जी ने आंशिक लॉकडाउन किया कि लोगों की रोजगारी चालू रहे। आंशिक लॉकडाउन में ऐसा था कि हर स्टेट में, शायद दीपचंद जी को मालूम हो गया, महाराष्ट्र में तो शायद वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था। फिर भी हमारे गुजरात में रूपाणी जी ने ये चालू रखा और रोजगारी साथ साथ में बढ़ाई, तो वो साइकिल, वो ट्रैक पूरा एक इकोनॉमी में लाए। और आज दीपचंद जी मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। जी, दीपचंद जी मेरी बात सुन ले। क्या वही तो बात है दीपचंद जी, रिपोर्ट में वही तो कहा है कि लोग जॉब ही नहीं तलाश रहे, उम्मीद ही खो बैठी है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे देश की बात हो रही है। आप केंद्र स्थान में मत भूलिए। मैं बोल रहा हूँ गुजरात में नहीं हो अब। जी, मैं पूरे देश की रिपोर्ट दिखाए वो भी गलत नहीं है। आपका रिपोर्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ। 16 से क्या परिवर्तन हुआ? तब तो रसिया यूक्रेन नहीं था, रिपोर्ट दिखाया वो गलत नहीं है। तब तो कोरोना भी नहीं था। हमें तो शायद 7% से चलो कुछ तो कम हो जाता, मतलब 4 या 5। जी जलपा जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के शासन में 2016 में क्या हो गया? मैं वही बोल रहा हूँ कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी 2014 से दिल्ली के पूरे भारत के वड़ा प्रधान है, वो दिल्ली की सुकान संभालते हैं। आप देखिए कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंस जो फूगा हुआ था वो कांग्रेस के टाइम में 15 से 16%, 17% जाता था। शायद कापड़िया जी को नॉलेज होगा, वो शायद वो एग्री भी करेंगे। लेकिन जो हमारा हर साल का जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 से 7% या 9% तक ला के दिया, तो वो उनको नहीं दिखाई देगा दीपचंद जी को। बेरोजगारी, अरे सर देखिए तो गई सही के कितनी स्केल हो रही है। फॉरेन में जो हमारे जो विद्यार्थी जाते हैं तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो उनको सहायता मिलती है 15 लाख 20 लाख, वो हमारे वड़ा प्रधान माननीय मोदी जी दे रहे हैं। तो आप देखिए कि योजनाओं के जरिए वो बाहर जाते तो उनकी स्किल वो डेवलप हो रही है। तो ऐसा नहीं है चाय बेचने वाला है तो चाय भी एक धंधा है तो वो रोजगारी देता है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे ट्वीट करे और उसका जवाब हम लोग आगे दे। नहीं कर रहे, वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, जॉब तो मिलने नहीं वाली। ये तो आपकी 7 साल की उपलब्धि है। आप मुझे बताओ ना, आपकी 7 साल की उपलब्धि मैं गिरा देता हूँ। बोलिए ना, बोलिए, आपको तो बोलना ही है, बोलिए आप तो जी दीपचंद, क्योंकि राहुल गांधी जी तो बोलते नहीं है, वो ट्वीट करते हैं। आप बोलिए जी, आप सुन लेते हैं उन्हें भी। जी दीपचंद जी आदरणीय जलपा जी, आज का युवा भारत का कह रहा है कि भूख, महंगाई, गरीबी इस मुझसे कर रही है, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पे मर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
इस चीज की अभी तक समझ नहीं है। ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो भी पूरा झूठा निकला। मैं सोलंकी साहब से पूछना चाहूंगा कि जब कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं कि जब पूरे 135 करोड़ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख रुपए, सबने अपनी इच्छा अनुसार एक फंड दिया था। वो फंड है ना जल्पा जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, वो फंड कोई सरकारी फंड नहीं है। वो उस पर आप आरटीआई भी नहीं ला सकते हो, एक प्राइवेट संस्था है। उसके बारे में सोलंकी साहब ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, मैं अभी तक इन्होंने 5 मिनट में आप वो लिस्ट बताइए, आप वो लिस्ट बताइए कि राहुल गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, के स्वर्गीय राजीव गांधी जी के, आपके पास कोई डेटा हो गया मुझे वो बताइए। आप माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी के पीछे क्यों पड़े? आप राहुल जी के बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए ना। हर बार भारतीय जनता पार्टी, हर बार प्रधानमंत्री, हर बार ठीक ये है, वो, सुन लीजिए, आप बोलिए। सुन लीजिए, रिपोर्ट कांग्रेस ने तो नहीं बनाई। वो बोलती है कि हर साल 12 लाख नौकरी, यानी कि साल में 12 लाख नौकरी, 5 साल में 60 लाख नौकरी। ये तो आपने 7 साल में लोगों को ऐसे चक्री बना के रखा, गुमराह करा कि भाई 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा था कि हमारी फरवरी के अंदर किसानों की आय दुगनी होगी। आज किसानों की आय कितनी है भाई जी? 27 रुपए प्रति महीना। इसके बारे में तो आपने एक शब्द नहीं बोला। आप जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। और जिस, मैं आपको बताना चाहूंगा जल्पा जी, आज का भारत के अंदर 2 हिंदुस्तान बन चुके हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान, एक गरीबों का हिंदुस्तान। जो अमीर हैं वो तो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है जल्पा जी। और जो छोटे लघु उद्योग थे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और अंडानी अंबानी के सरकार ने उनपे अंबानी और अदानी पे आ जाते हैं। दीपचंद जी, आपकी सोई है ना वहीं पे अटकती है, आप थोड़ा आगे बोलिए। जी, पर उन्होंने जो बात की इकोनॉमी की, वो उस पर अटकती है, क्योंकि केएसएफ में इकोनॉमी जारी है जो खतरे की घंटी है। अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब। वैसे रिपोर्ट में इस पर भी चिंता जाहिर की गई। जी दीपचंद जी, हवाई यात्रा करेगा तो आज वो शब्द नहीं बोले सोलंकी साहब ने। चप्पल पे भी इन्होंने 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दी है। ज्वेलरी पे भी इन्होंने बढ़ा के कई % कर दी है। सोलंकी साहब, अगर जब जीएसटी बढ़ेगी तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि ये मतलब ब्लैक इकोनॉमी की घटेगी या बढ़ेगी? आप इसी का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपका जवाब देने नहीं बैठा, मैं जल्पा जी का जवाब देने बैठा हूँ। ये हमारा जो टॉपिक है उस पे, क्योंकि आपके प्रश्न है ना वो ऊपर से जाते हैं। तो आपको प्रश्न किया था 2016, 2022, फिर आप दीपचंद जी को परिवारवाद पर भाषण देने लग गए। जी, परिवारवादी है इसीलिए तो उनको ट्वीट करना पड़ता है। परिवारवादी है, भारत को अगर ये स्तर पे लाए हैं तो परिवारवादी है। अगर उन्होंने पंजाब खोया है तो परिवारवादी है। आज चाय वाला प्रधानमंत्री बनाए तो परिवारवादी है। आज उनका कोई अध्यक्ष बदल नहीं रहा तो परिवारवादी है। आज जो 17 साल हमने जो गुलामी की वो परिवारवादी है। आज हमारा जो शोषण हुआ था 17 सालों, वो परिवारवादी है। परिवारवाद छोड़ा होता तो आज हमारा देश कहाँ होता? तो दीपचंद जी इस पे जवाब नहीं देंगे। क्या आपके भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गोली खा सकता है क्या? हमने शहादत दी है, महात्मा गांधी जी ने दी है, इंदिरा गांधी जी ने दी है, राजीव गांधी जी ने दी है। आप गोली खा सकते हो क्या? आप तो यहाँ बैठ के नहीं लाए थे वो प्रधानमंत्री, वो भारत देश के थे, वो भारत देश के थे। आप घर से नहीं लाए थे, वो गांधी जी को घर से नहीं लाए थे, वो भारत के थे। और हम भी सम्मान करते हैं, जो भी हमारे जो शहादत हुए थे उनके सम्मान करते। लेकिन आपने तो श्रद्धांजलि, आप उनका एक स्टैचू भी नहीं रखते और आप शहादत की बात करेंगे दीपचंद जी, आप शहादत की बात करेंगे, आप एक श्रद्धांजलि के हाथ से गए हो। उस हिसाब से तो सभी भारतीय भाई बहन ही है। हमको आजादी मिली तो आपको नहीं मिली। आपके अलग दे, आप अलग देश से आए हो, आपके अलग नेता थे। सब भारतवासी थे, सब जो जितने भी है शहादत दी है वो भारत के थे, तो उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मांग रहा है और आप गांधी परिवार के पीछे पड़े हो, शर्म आनी चाहिए। अरे आप चाय वाले प्रधानमंत्री के पीछे पड़े तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। कितने लोगों को रोजगार दिया आप बताइए ना, आपके पास डाटा है क्या? मुझे डाटा दिखाइए आप। नहीं, आप डाटा दिखाइए, बेरोजगारी तो कम नहीं हुई। वड़ा प्रधान मोदी जी के फंड में कैसे फंड आए, आप डाटा दिखाइए। मेरे पास तो डाटा है, मैं दिखाता हूँ, बोलिए आप। अगर काम करते तो आप डाटा लेके बैठते और बोलते ये ले राठौड़ साहब, ये डाटा है हमारा, ये सरकार में हमने इस राज्य में इतने हमने नौकरियां दी हैं। वो आपके पास है नहीं, आपके पास झूठे वादे जुमले हैं।
जो जैसे मोदी जी देते हैं वैसे आप दे रहे हो, तो देश जंगलों से नहीं चलता है, देश चलता है रोजगार से। आप आज दुनिया में आप क्या कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, कभी बाबा बुलडोजर चला रहे, कभी मामा जी बुलडोजर चला रहे। देखिए, तो मैं ये इनको कहना बुलडोजर चाहूंगा, याद आ गया। इनको है ना, जितने भी सामाजिक तत्व है उनको प्यारे लगते। आज जिनकी प्रॉपर्टी टूट रही है उनको प्यारे लगते। तो जलपा जी देखिए, आपके के न्यूज के माध्यम से दर्शक को देखना चाहिए कि इनको बुलडोजर चलता है वो अच्छा नहीं लगता, असामाजिक तत्वों पे चलता है वो अच्छा नहीं लगता, वो जो अतिक्रमण करते हैं उस पर अच्छा नहीं लगता, हनुमान चालीसा बोलते हैं उन पे अच्छा नहीं लगता, जो दबाण करते अतिक्रमण में जो भाग लेते उनको अच्छा नहीं लगता। तो कांग्रेस इनको है ना शायद देखिए जी। लेकिन नीलेश जी, हम किसी को फ्री ना रहने दे तो सबको रोजगार दे देते हैं ना, किसी को फ्री ना रहने दे नीलेश जी, सबको रोजगार दे देते हैं। जी जलपा जी, मैं रेशियो भी कम हो जाएगा, उनकी भी आमदनी हो जाएगी। जी जलपा जी, मैं वही बोल रहा हूँ। और ये सारे दंगे भी नहीं होंगे, फ्री होंगे तो दंगे होंगे, कहीं ना कहीं धर्मवाद आ जाएगा। आपको देना चाहिए अब जी, विपक्ष कोई देगा जवाब भी नहीं। आपको बुलडोजर याद आता है, अंबानी याद आता है, आपको अडानी आपका याद आता है, लेकिन जो अच्छी बात है वो याद नहीं आएगी। विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके पास ही आकर लेते हैं। आपकी और वासुदेव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। 2022 की बात करें तो भी प्रतिशत दिखाता है हमें कहीं ना कहीं 7.9%। और अगर वही हम CMI की बात करें, उसकी ही रिपोर्ट हम देखें 1 फरवरी 2016, जब रसिया यूक्रेन भी नहीं था और तब कोरोना भी नहीं था, तब का भी रेशियो है 7.99%। तो क्यों कम नहीं हुआ? मतलब 4 होता, चलो 5 हो जाता, अगर हम बहुत स्लोली भी आगे बढ़ते तो। लेकिन 7.9 के आगे इर्द गिर्द क्यों? मतलब कुछ सुधार नहीं हुआ इतने साल में। सुधार नहीं हो रहा है, इसका कारण ये जो प्रवक्ता है ना, एक बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है। चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पर, चर्चा कहाँ पर हो रही है जी? पूरी चर्चा आप देख लीजिए तो चर्चा वही हो रही है जहां से वोट निकलती है। ये तो वोट मान लीजिए एक चाय वाले पर अटके हुए हैं, परिवार पर अटके हुए हैं जी। मूल बात ये है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। ये जो है पूरा फिगर्स बता रहा है बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, क्यों लोग जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है वो नीचे चला जा रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण की समस्या और ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। चर्चा क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जब ये दोनों बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे कि परिवारवाद ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं, मारे गए हैं, और चिंता का विषय तो ये है कि यहाँ पर वित्त मंत्री का कहीं तो उल्लेख ही नहीं हुआ। ये जो सारी चर्चाएं हैं ये बेरोजगारी के विषय में, ये चर्चा की कोई स्थान ही नहीं है। हनुमान चालीसा अभी बुलडोजर का इस विषय से क्या लेना है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जब मोदी जी जब 14 के पहले इनके जो भाषण थे, कहा था उन्होंने कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, कम हो रही है, तो इनके लिए क्या जवाब है? वो बोलना चाहिए, वो कहना चाहिए कि ये समस्या है, ये समस्या है, इस समस्या की वजह से हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इनकी स्वीकृति करने के बजाय हम बुलडोजर चला रहे हैं, हम न्याय के बारे में। ये अलग विषय है। आज का जो विषय है कि जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हो कि लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाहर, ये देश के लिए अच्छा है या बुरा? ये तो पहले सोचो। देश का जो इंटेलेक्चुअल मास है वो देश के लिए काम करना चाहिए, इनके बजाय विदेशों में जाकर विदेश के लिए काम कर रहा है, वहां का वो निवासी बन जाता है। तो देश के लिए अच्छा है या बुरा है? तो ये जो सारी बातें हैं, जब तक तो इस देश के हित में कौन सी चीजें अच्छी है, बाहर की कंपनी यहाँ आती है तो हमारे देश के लिए आती है, नहीं आती है, हमारे यहाँ नहीं है, हम कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, आकर वो काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन पेप्सी बनाने के लिए, पापड़ बेलने के लिए क्या कंपनियों की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये जो देश के हित के बारे में जो चीज है, इनके बारे में सोचना चाहिए। यदि ये सोचते तो बेरोजगारी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सोचते क्या है कि यहाँ विदेशी कंपनी आएगी, क्या करेगी? पेप्सी बनाएगी, क्या करेगी? सारी फूड आइटम है वो बनाएगी। वो तो हमारे देश के लोग बना सकते हैं, इनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ना, इनको प्लांट मशीनरी दीजिए ना, इनको आप संपदा दीजिए, जो सुविधा दीजिए, तो अपने आप वो बनाएगा।
चिप्स बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की आवश्यकता है क्या? नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचता नहीं है कोई। सोचता क्या है, बड़ी कंपनी आएगी, निवेश करेगी, तो कमा कर ले जाएगी और देश गरीब होता जाएगा। तो ये जो सारी समस्याएं हो रही है, इस देश के हित के बारे में यदि सोचे, पार्टियां अपनी फिर से सरकार बनाने के लिए बारे में ही सोच रही है। अगले 5 साल में बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में फिर से हम अपनी सरकार बना ले, इसके बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, न देश के नागरिक के बारे में सोचता है, न रोजगारी के बारे में सोचता है। चाय बेचने वाली बात छोड़िए ना भाई, एक बात चाय बेचने वाला नहीं रहता है, लेकिन वो चाय की बात छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी वो उनसे जुड़ती है। तो ये जो सिंपैथी वाला मामला है, एक बार कोई व्यक्ति बन जाता है तो छोड़ दीजिए। आप कहिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार सालाना दिए, ऐसे दिए हैं, ऐसे हैं जो बैंक जो 10 लाख करोड़ बैंकों ने वसूल करना छोड़ दिया है, वो मोदी जी ने वसूल करवा लिया है। तो ये आप ऐसे डेटा बताइए जिसकी वजह से आम आदमी को रोजगारी मिले। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बाजार के साथ सौदा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों करोड़ बन रहे हैं। जो नेता है, नेता के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विदेशी लोगों के साथ धंधा कर रहे हैं, और यहाँ का युवा जो बेरोजगार हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पे चढ़ाया जा रहा है, वो मर रहा है, इनका परिवार टूट रहा है। तो कुल मिलाकर जब रोजगारी की बातें होती है, उसी समय पर रोजगार के लिए किया है, नहीं कर पाए, अलग विषय है, नहीं हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, ऐसा मेरा मानना भी नहीं है, लेकिन हमने करने का प्रयास किया, वो तो करिए ना। प्रयास ही नहीं करते हैं आप। जैसे बैंकों से लोन लेने वाले जो लोग हैं, इन लोन की आप वो लेना छोड़ देते हैं, बैंक इनको माफ कर देती है। बैंक का पैसा है क्या? पैसा लोगों का, हर बैंक 10 लाख करोड़ माफ कर रही है, फिर भी सरकार कोई रोल नहीं कर रही है। तो ये ठीक नहीं है। तो बैंक तो है, इनका रोल अच्छा रहना चाहिए। इसके बारे में जो कुछ किया है सरकार ने, राज्य ने किया है, तो वो बताना चाहिए। वो नहीं बताते हैं और कह रहे हैं कि आपके यहाँ परिवारवाद है, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसके लिए आप विरोध है। अरे कोई भी विरोध नहीं है, पार्टी वालों का हो सकता है, मान लेते हैं। आम साधारण आदमी को अपनी आपकी इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इनको रोजगार से लेना देना है। अपने बच्चे भूखे न सो जाए, इनकी चिंता है। इनके बारे में यदि आपने चर्चा की होती तो मुझे लगता है कि ये जो आपने 1 घंटा ये जो दंगल के बारे में जो सोचने की वाली बात रखी होती तो कुछ न कुछ अच्छी चीजें लोगों तक जाती, कुछ न कुछ एजुकेशन हो जाता, इनके ध्यान में विषय आ जाता। लेकिन चर्चा वही हो रही है कि वहां बुलडोजर चला, वहां वो एसिमिनेशन हुआ। तो ऐसी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए रोजगार के बारे में जो भी किया है, नहीं कर पा रहे हैं, वो बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा यही था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने तंज इस बात पर कसा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट सामने आई कि 45 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय है वो तो अब जॉब पाने की उम्मीद खो चुके हैं, इसीलिए वो जॉब तलाश ही नहीं रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है। और साथ ही विषय ये भी है कि अगर हम 2016 की अंक की बात करें और अभी के अंक की बात करें तो क्यों जितना बड़ा बदलाव आना चाहिए था वो आया नहीं है। 2016 की बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दर उस वक्त फर्स्ट, अगर हम फरवरी की बात कर ले 2016 तो 7.99% था। अभी की अगर हम बात कर ले करंट की ही तो 7.9%। बेरोजगारी इतने साल में क्यों कम नहीं हुई? तब तो रसिया यूक्रेन भी नहीं था, तब तो कोरोना भी नहीं था। ये विषय इसीलिए चिंता का है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। वैसे तो अगर पीएम की भी बात करें तो पीएम मोदी जी ने तो ख्वाब देखा है कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो वैसे ही नहीं बनेंगे। इस अंक को हमें काफ़ी नीचे ले जाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।